नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके निवेश और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी ही एक कोशिश के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे fundsupermart.com के जनरल मैनेजर नेल्सन डिसूजा। स्वागत है आपका शो में नेल्सन। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि योर मनी में आज खास क्या है। फिडेलिटी दे रही है अपने निवेशकों को फंड से बाहर निकलने के लिए 30 दिन आपको फंड में बने रहना चाहिए या फिर निकलने में आपकी भलाई है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए पोर्टफोलियो अलग अलग क्यों होना चाहिए, जानेंगे हम आज योर मनी में। साथ ही अगर किसी फंड में एसआईपी बंद करनी है तो ये फैसला कैसे करें, किस फंड को चुने, ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले एक काम की खबर आपके लिए। फिडेलिटी म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को बिना फीस दिए फंड से निकलने के लिए 30 दिन का वक्त दे रही है। फिडेलिटी म्यूचुअल फंड ने अपना भारतीय कारोबार एल&टी म्यूचुअल फंड को मार्च में बेच दिया था। तो जिन भी निवेशक को नए फंड हाउस की मैनेजमेंट पर ज़्यादा भरोसा नहीं है या फिर उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं अब उनके पैसे किस तरीके से हैंडल किए जाएंगे, उन्हें ये ऑप्शन है कि 30 दिन के अंदर वो अपने यूनिट्स रिडीम करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो फिडेलिटी के टैक्स सेविंग फंड्स हैं जैसे कि फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज फंड, और इसमें आपका अगर लॉक इन पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको लॉक इन पीरियड खत्म करने के बाद ही निकलना होगा। ये एग्जिट ऑप्शन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स के लिए नहीं है। जब ये खबर आई थी कि फिडेलिटी ने अपना इंडियन बिजनेस बेच दिया है एल&टी म्यूचुअल फंड को नेल्सन, तो हमने कई एक्सपर्ट्स की राय ली थी क्योंकि निवेशकों को एक डर रहता है कि अभी तो फिडेलिटी के कुछ फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में एल&टी के फंड्स बहुत उतना अच्छा शायद अभी ना कर रहे हों। तो उस वक्त एक मिला जुला रिएक्शन मिला था हमें अपने एक्सपर्ट से। कुछ ने कहा था निकलने में भलाई है, किसी को लग रहा था कि शायद कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा। आप क्या कॉल ले रहे हैं इसके ऊपर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली तो एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो एग्जिट जो कॉल दिया है ये इनको दिया है जिन्होंने 1 साल का जो दायरा खत्म नहीं किया। ज्यादातर जो इक्विटी फंड फिडेलिटी से जो आए हैं वहां पर 1% या उसके ऊपर जो भी एग्जिट उन्होंने लोड लगाया था वो उन्हीं के लिए था जिन्होंने 1 साल कंप्लीट नहीं किया था। जिन्होंने कंप्लीट किया है वो तो पहले से ही बाहर निकल सकते थे। हाँ, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, एल&टी के म्यूचुअल फंडों ने ज्यादा खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, मगर जब फिडेलिटी ने इनको बिजनेस बेचा है तो कुछ सोच के ही बेचा होगा कि ये लोग जो फंड्स जो फिडेलिटी के जो खास परफॉर्म कर रहे थे उनका अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर लें। तो मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पर जल्दबाजी ना करें और इस वजह से कि एग्जिट लोड आपको नहीं लग रहा है कि आप एग्जिट ना कर लें और आप थोड़ा देख लें कि किस तरह से ये लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कल इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस टर्न अराउंड होके पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है और फिडेलिटी ने अपने जो ड्यू डिलिजेंसेस इस तरह से किए हैं कि ओवरऑल ट्रांजिशन जो चेंज ओवर होता है वो ढंग से हो जाए ताकि इन्वेस्टर्स को कोई झटका ना लगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो मेरा मानना है कि आप वेट एंड वॉच कर लें, एग्जिट ना ले लें और होल्ड ऑन कर लें तब तक। कितना वक्त नॉर्मली एक निवेशक को देना चाहिए अगर ऐसा कुछ सीन उनके सामने क्रिएट होता है और वो सोचते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे नए फंड हाउस के साथ भी? तो देखिए, जिनको एग्जिट करना है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना है उनको करना ही पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड लेते वक्त आप गोल के बेस पे आप म्यूचुअल फंड लेते हो, कोई गोल रहता है जिसके साथ आप आपका इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो वो गोल आपका भी टाइम आ गया तो आप एग्जिट कर लेंगे क्योंकि मार्केट का अभी ट्रेंड भी रैली भी अच्छा चल रहा है तो ज्यादातर लोग एग्जिट कर रहे हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है, 3 या 5 या 10 साल, तो आपको इसको होल्ड ऑन करके रखना चाहिए और थोड़ा देख लें 6 महीने से 1 साल तक की किस तरह से परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, और परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है तो आप एग्जिट कर लें। जी, एल&टी म्यूचुअल फंड 2010 में बाजार में आई थी, राइट? और उसके बाद जितने भी फंड्स हैं उनके अगर उनके फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और फिडेलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ठीक है, शायद इसकी जानकारी हमें नहीं है कि क्यों फिडेलिटी ने एल&टी म्यूचुअल फंड को अपना कारोबार भेजा। आपने कहा कि कुछ सोच समझ कर ही बेचा होगा, लेकिन जो इनके फंड का परफॉर्मेंस रहा है 2010 से
अभी तक का, बहुत कम फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। हाँ जी। जबकि फिडेलिटी में उल्टा है, उनके मैक्सिमम फंड्स ने बीट किया है बेंचमार्क को। हाँ जी। तो वहाँ पर एक बार एक डाउट होता है कि जो नई कंपनी है, नया फंड हाउस है, उसके परफॉर्मेंस पे या उसके मैनेजमेंट पे मुझे एक बार डाउट होता है। तो आपका जो ये भरोसा है कि कंटिन्यू करना चाहिए, वो भरोसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, जब फिडेलिटी ने भी लॉन्च किया था अपना बिजनेस 2010 में, तो बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी जो था बहुत फंडामेंटल था। तो स्टार्टिंग में जो परफॉर्मेंस आपको बाद में जो दिखाई दिया, वो उस टाइम पे दिखाई नहीं दिया। उनके एसेट्स भी उतने बढ़ नहीं रहे थे क्योंकि लोग देख रहे थे कि कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। मगर जब उन्होंने 3-5 साल का जो टाइम देना शुरू किया अपने फंड्स के लिए, तब से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता गया और ओवरऑल एक टर्न अराउंड आ गया। तो मेरा ये मानना है कि फिडेलिटी में, एल&टी में भी ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने इसके पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो उनकी काबिलियत वहीं की वहीं है। उनको थोड़ा टाइम चाहिए ताकि अभी वो हायर कर रहे हैं अपने फंड मैनेजर्स, उन्हें अभी जो उनकी टीम है क्या वो कंप्लीट हो चुकी है? अगर आपकी नॉलेज, अभी जो करंट मेरे नॉलेज में ये है कि फिडेलिटी के जो फंड मैनेजर अभी देख रहे हैं, ओवरऑल फंड्स का ओवरव्यू देख रहे हैं और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो ट्रांजिशन जिस तरह से हो रहा है, उससे इन्वेस्टर्स को इसमें कोई तकलीफ ना हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली ऐसा कोई झटका मिलेगा इन्वेस्टर्स को एल&टी में रह के। उनको देखना पड़ेगा कि आगे जाके एल&टी के फंड मैनेजर क्या कर पाएंगे। जी, और क्विकली एक आखिरी सवाल इसके ऊपर नेल्सन, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, ऐसा फंड वगैरह जब फिडेलिटी ने बेचा है अपने आप को, तो जाहिर सी बात है आगे चलते हुए कुछ फंड्स में बदलाव भी किए जा सकते हैं और कुछ फंड्स मर्ज भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, जब बदलाव आते हैं फंड्स में, तो उस टाइम पे वापस वेट एंड वॉच का एक स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, फंड हाउसेस कभी निवेशकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उनके एक बेनिफिट के लिए वो कोई एक्शन लेंगे। तो मर्जिंग होगा तो भी उनके फायदे के लिए होगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि एक बार आप थोड़ा देख लें कि क्या वो मर्जिंग करेंगे या कैसे स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर निवेशकों को सलाह देते हुए नेल्सन की जो फिडेलिटी के निवेशक हैं और वो अभी जो 30 दिन का टाइम मिला है आपको निकलने के लिए, आपको ज़रूरी, अगर आप मुनाफा वसूली करना चाहते हैं, आपका अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप पैसे कुछ निकाल सकते हैं भले ही, लेकिन वक्त देना चाहिए इस निवेश को। और एल&टी म्यूचुअल फंड में जो अब नई जो आपके पूरे फंड को मैनेज करने वाली है, पुराने फंड्स को, उसको थोड़ा वक्त दीजिए, कम से कम 6 महीने का। भरोसा है नेल्सन को कि वो कंपनी या वो फंड हाउस अच्छा करेगी और उनके मैनेजमेंट में अभी बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं, बहुत नए लोग फंड मैनेजर हायर किए जा रहे हैं। तो एक मौका देना बनता है निवेशकों को एल&टी म्यूचुअल फंड को। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं fundsupermart.com के जनरल मैनेजर नेल्सन डिसूजा। लेते हैं अब पहला सवाल। चंद्रमोहन सेमवाल हमारे साथ उत्तरांचल से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चंद्रमोहन जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे इन्वेस्टर की अगर एज वाइज 3 कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें, मान लीजिए कि 25 to 35 एज ग्रुप जी, 35 to 45 और 45 to 60 एज ग्रुप में अगर वो आता है, तो उनको डेट और इक्विटी का क्या परसेंटेज रखना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड में और किस तरह के फंड उसमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? पहला सवाल तो ये है मेरा। जी, चलिए पहले सवाल का जवाब देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ चंद्रमोहन जी, और आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। नेल्सन, हम हमेशा बात करते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से, गोल के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो देखते रहें, रिव्यू करते रहें, चेंजेस करते रहें। तो अगर हम, इन्होंने 3 कैटेगरी में खुद ही बांट दिया है, 25 से 30, 45 से 60 और बीच में 30 से 45 भी। तो इन तीनों एज ग्रुप के पोर्टफोलियो में बेसिक डिफरेंस क्या होना चाहिए और कॉम्बिनेशन इक्विटी और डेट का क्या होना चाहिए? अच्छा, देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पर आप एज के बेसिस पे आप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एज आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एज से थोड़ा बहुत फायदा होता है, मगर सिर्फ एज के बेसिस पे आप कभी पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पर गलती भी कर सकते हो आप इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका रिस्क एपेटाइट, मतलब आप कितना रिस्क ले सकती हैं, उसका आपको थोड़ा अंदाजा। ये हमेशा सभी लोग कहते हैं रिस्क एपेटाइट चेक कीजिए, ये आप चेक कैसे करेंगे? आपको रात को नींद नहीं आएगी जब आप इक्विटी लेंगे,
तो आपका रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक नहीं है। अच्छा। तो सिंपल सी बात है। ओके। तो रिस्क ऐसी बात है जहां पर आपको खुद पता लगाना है कि क्या आप रिस्क ले पाएंगे, क्या आप एक बार किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे डालें तो क्या आप रात को सो पाएंगे आराम से, तो आपको सो नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये बना कि आप रिस्क नहीं ले पा रहे। इक्विटी के लिए नहीं बने फिर। और उसके अलावा आप आपके जो गोल्स जो होते हैं आपको इनको भी समझना चाहिए। इसके अलावा आपका जो टाइम होराइजन होता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं कुछ समय के लिए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है, तो अलग अलग चीज़ें जो है इनको आप इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे आसान बात यह है कि आप एक रिस्क प्रोफाइलिंग टूल पे आप जाएं और वहां पर आप आपकी डिटेल्स फिलअप कर लें तो रिस्क प्रोफाइलिंग टूल आपको एक रिजल्ट देगा। अच्छा। जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपको किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे वेबसाइट fundsupermart.com पे एक रिस्क प्रोफाइलिंग का टूल है, वहां पर आप फिलअप करें डिटेल्स, तो आपको जो पोर्टफोलियो जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप कोई भी वेबसाइट देख लें तो ऐसे टूल्स मिल जाएंगे आपको। ऑलराइट। तो सिर्फ अगर उम्र के हिसाब से ना करें और मान लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर बाकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, कोई एक हम किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन इक्विटी और डेट का चेंज होता रहना चाहिए, तो ये कैसे चेंज होगा और किस किस पड़ाव पर चेंज करना चाहिए? अच्छा, फंडामेंटल बात मतलब बेसिक जो बात है ये कि आप जब आपकी जब उम्र छोटी है तो आप ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं क्योंकि आपके पास आमदनी के लिए ज़्यादा टाइम है। मतलब आपकी उम्र 25 साल है तो आपके पास 35 साल और बाकी हैं रिटायरमेंट के पहले पैसे कमाने के लिए। मतलब आप इन्वेस्ट करें किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में, आप इन्वेस्ट करके वहीं पर रह सकते हैं तब तक जब तक आपके पैसे ना बने। अच्छा। तो आप जब आपकी उम्र छोटी है तो आप ज्यादा रिस्क ले लें और जब उम्र आपकी बढ़ती जाएगी तो आप ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसे डालें। अच्छा। तो यहाँ पर इन्होंने जो 3 कैटेगरी दिए हैं 25 से 35, यहाँ पर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। 35 से 45 आप थोड़ा मीडियम रिस्क ले लें और लास्ट वाला जो 45 से 60 साल का जो दायरा है वहां पर आप रिस्क ना ले लें। अच्छा। तो फंड के हिसाब से देखें तो आप छोटी उम्र में आप ज्यादा मिड स्मॉल कैप लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद जब आप 35 के हो जाएं तो वहां से आप लेके बैलेंस फंड में निवेश कर लें और जब आप 60 तक आए तब तक आप इन फिक्स्ड इनकम फंड्स या जो डेट फंड्स हैं इसमें पैसे डालें। अच्छा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके। आप हैं हमारे साथ चंद्रमोहन जी, आपका दूसरा सवाल क्या है? जी मैडम, मैं ये और पूछना चाहता था, जैसे एज ग्रुप में मैं तो खैर नेल्सन जी ने इनका जवाब दे दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था जैसे मान लीजिए कि जैसे रिस्क एपेटाइट हमारी कम होती जाती है एज के हिसाब से, तो क्या हमें अब मतलब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से एग्जिट करना जरूरी होता है कि दूसरे जब जैसे रिस्क एपेटाइट हमारी कम हो जाएगी तो हमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाए? अगर मान लीजिए वो जो पोर्टफोलियो हमारा पहला है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद क्या हम डेट की ओर चले जाएं? जब खराब परफॉर्म करता है सोचना नहीं पड़ता, चलो तुरंत शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब एक सवाल हमेशा आता है कि क्या अभी मैं इस अच्छे परफॉर्मिंग फंड से निकल कर किसी और फंड में सिर्फ रिस्क कम करने के लिए जाना ठीक रहेगा? देखिए, एग्जिट तभी करना चाहिए जब आपका जो गोल कंप्लीट हो चुका है या आपके कोई फंड में खराबी है परफॉर्मेंस में। जी। नए फंड्स जो जैसे दूसरे वाले कैटेगरी में आप जाते हो, जब 35 साल बने तो आपको बैलेंस फंड में जाना है। इसका मतलब ये नहीं बना कि आपको कुछ बेच के बैलेंस फंड में जाना चाहिए, आप आपके फ्रेश पैसे इसमें डाल के नए कैटेगरी में जा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको जब आप रिस्की फंड में जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। जैसे स्मॉल और मिड कैप फंड, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है तो इसके जो रिटर्न्स होते हैं एक पॉइंट के बाद कम हो जाते हैं जी। और जब ये कम हो जाते हैं तो वो पॉइंट पे आपको बेच के प्रॉफिट बुक करके कहीं और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑलराइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो, सिर्फ एज पर नहीं। और अगर आप अपनी रिस्क जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट रिस्क प्रोफाइलिंग टूल आपने कहा वो प्रोवाइड करती है, वहाँ पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। और चंद्रमोहन जी, आपने अभी तक निवेश शुरू कर लिया कि नहीं किया? जी कर लिया मैडम। तो ठीक है, बस अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, रिव्यू करते रहिए। और एक जो हम अपने दर्शकों को बात कहना चाहेंगे कि हमें लगता है कि जब भी कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम लालच में बने रहते हैं। बेसिकली निकलना है या नहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका गोल कहाँ तक का है, कहाँ तक आप उस फंड को लेके जाना चाहेंगे। अगर गोल पूरा हो गया है और आपको लगता है कि इसके बाद कोई मतलब नहीं है इस फंड में बने रहने का, भले वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप पैसे निकालिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और कहीं सेफ ऑप्शन में फिर डालना शुरू कीजिए। लालच
ना करें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, सवाल के जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर सवालों के जवाब दे रहे हैं नेल्सन डिसूजा। अगला सवाल लेते हैं। भाविन पटेल ने अपना सवाल वडोदरा से हमें ईमेल के जरिए भेजा है। इनकी उम्र 28 साल, सैलरी करीब 47,000 रुपये प्रति माह। इनके अगर खर्चों को देख ले तो होम लोन की EMI जा रही 17,000 रुपये, घर का खर्च है 14,000 रुपये। फिलहाल इन्होंने 6,000 रुपये की SIP की है 6 फंड्स में। फंड्स के नाम आपके सामने है नेल्सन। जब जानना ये चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है, क्या फंड सारे अच्छे हैं, बदलने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे निवेश से इन्होंने 2010 में, जहाँ तक कि मुझे पता है, इन्होंने निवेश शुरू किया था अप्रैल में, और 2015 अप्रैल तक इस पूरे निवेश से कितने पैसे जुड़ जाएंगे जानना चाहते हैं भावेश। और साथ ही उन्हें कुछ शायद पैसों की ज़रूरत है, तो 6 में से 3 SIP वो बंद करने की सोच रहे हैं। तो ये भी जानना चाहते हैं कि वो 3 SIP कौन सी होनी चाहिए जिसे ये बंद करते। पहला सवाल, पोर्टफोलियो कैसा है, कैसे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में? देखिए, यहाँ पर पोर्टफोलियो उतना खास कुछ है नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में पैसे डाले हैं जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा है कि आज की तारीख में खास परफॉर्मेंस है नहीं, क्योंकि पॉलिसी रिफॉर्म्स हो नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा खास काम किया नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेसिस पे। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा लंबा सोचना है कि यहाँ पर रिजल्ट आ सकते हैं आगे जाके, तो इनको पकड़ के रखना है। SIP के लिए मैं बता सकता हूँ कि बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, SBI मैग्नम बैलेंस फंड और सुंदरम कैपेक्स, इन तीनों को उनको बंद करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि 3 SIP बंद कर लें, और उनके कोई खर्चे भी आ रहे हैं। मगर इनके बदले जब आगे जाके इनके खर्चे जब खत्म हो जाएंगे और वापस वो निवेश शुरू करेंगे, तो यहाँ पर उनको 3 और SIPs में शुरू करना चाहिए। IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, HDFC प्रूडेंस फंड और AIG इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड में उनको पैसे डालने चाहिए। ये भी एक इंफ्रा फंड है, लेकिन तो आप मैंने ये बता रहा हूँ कि इंफ्रा में पैसे नहीं डालना चाहिए। आपने इंफ्रा में पैसे डालें तो आपको लॉन्ग टर्म की तरफ देखना चाहिए। मैंने ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ज्यादातर लोग आते हैं तो उनको लगता है कि गए 3 साल में कुछ पैसे बने नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। क्विकली एक आखिरी सवाल, इन्होंने पूछा था कि 6,000 रुपये अगर ये निवेश करते रहते हैं तो 2015 अप्रैल तक कितने पैसे जुड़ जाएंगे। अब हमें ये नहीं पता कि वो 6,000 कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर 3,000, क्योंकि 3 बंद कर देंगे अगर तो अगर हम अज्यूम कर ले कि 6,000 ही कंटिन्यू करते हैं तो कितने पैसे जुड़ सकते हैं? 8% के हिसाब से 2,40,000 तक वो जुटा पाएंगे। ओके, आप 8% काफी कम, मतलब बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लेके बता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेल्सन आप सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।